cube have 8 charges on each corner. सारे कॉर्नर पे चार्ज क्या रखा हुआ है? Q Q. Find the net electric flux due to this system. Find the net flux. नेट फ्लक्स की वैल्यू सेंटर के ऊपर कितनी हो जाएगी सारे सिस्टम के कारण? तो देखो, अब इसको आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अपने रूम में जहां बैठे हो उसको अज्यूम करो। आपके रूम के 4 कॉर्नर हैं, ठीक है? चारों कोनों पे एक एक चार्ज रख दो। पहले नीचे वाले फर्श के 4 कोने देखो। जो आपके इधर वाला जो कोना है डायगोनली इधर वाले कोने के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। जैसे मैं अलग अलग निकाल लूं, ये क्यू चार्ज, ये क्यू, ऐसे तो बनी हुई है ना, ये सेंटर है, तो इधर से कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। सिमिलरली इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। तो जो फर्स्ट पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं उन सब के कारण नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरह ऊपर वाले जो 4 चार्जेस हैं उनके कारण भी वो एक दूसरे को डायगोनली एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इस सिचुएशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 0। पहला क्वेश्चन तो ये है, नोट करो इस क्वेश्चन में को। अब अगला क्वेश्चन है कि 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ऑफ क्यू एनक्लोज्ड बाय दिस इफ वन ऑफ द कॉर्नर। अब क्या करा? अगर वन ऑफ द कॉर्नर, एक कॉर्नर से चार्ज क्यू रिमूव कर दिया, ठीक है? किसी भी एक कॉर्नर से मान लिया आपने इस कॉर्नर से चार्ज क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, ठीक है? देन फाइंड द नेट फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देन फाइंड द नेट फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे फिर आप बताइए? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो पहले। क्वेश्चन है आपका, एक कॉर्नर पे चार्ज रखा था पहले, ठीक है? और इस पहले सारे 8 के 8 पे चार्ज था। अब कह रहा है कि क्वेश्चन के एक कॉर्नर से चार्ज रिमूव कर दिया, तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? एक कोने से चार्ज क्या कर दिया? रिमूव, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका? बताइए। अब देखो, अब आपके पास 7 चार्जेस बचेंगे। कितने चार्जेस होंगे आपके? 7 चार्जेस। तो जो 6 चार्जेस हैं, आप फिर से अज्यूम करो अपने रूम को कि आपके पास किसी एक कोने, मान लो मेरे सामने वाली जो दीवार है उसके मैंने एक कोने से आपके चार्ज को हटा दिया, ठीक है? तो इस कोने से, ये मान लिया इधर से चार्ज हटा दिया मैंने, इस वाले कोने से चार्ज को हटा दिया, ठीक है? बाकी जो 6 चार्जेस है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मान लो नीचे वाले पे 4 तो नीचे वाले पे हो गए, ठीक है? तो नीचे वाले चार्ज, ये जो इसके अंदर देखो 3D है, इसमें नहीं दिखा पाऊंगी मैं आपको। जैसे ये आपके पास इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके कारण, और इस क्यू चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस क्यू के कारण इधर और इस क्यू के कारण इधर। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह इस क्यू के कारण इधर होगी और इस क्यू के कारण इधर होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक है? ये दोनों चार्जेस भी आमने सामने एक दूसरे की फील्ड को क्या कर देंगे? कैंसिल। अब ये माने एक कोने पे चार्ज बचेगा। अब आपका क्या होगा? एक कोने के ऊपर चार्ज है, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, ठीक है? तो उस एक कोने के कारण सेंटर पे निकालनी है। सो क्वेश्चन में दे रखा है सेंटर पे, कहां निकालनी है? एट द सेंटर, ठीक है? तो ये इस यहाँ पे चार्ज होता तो ये इसकी फील्ड को कैंसिल कर देता, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं है तो इसके कारण सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है? तो रिमेनिंग जो 3 पेयर बने उन 3 पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कैंसिल। अब लिखेंगे ड्यू टू 3 पेयर ऑफ चार्जेस, 3 पेयर मतलब 6 चार्जेस, 3 पेयर ऑफ चार्जेस फील्ड कैंसिल and due to one charge electric field exists and due to one charge electric field exists
ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, कितनी होगी, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अब आर कौन सी होगी, डायगोनल। देखो जो क्यूब का डायगोनल होता है ना, क्यूब के डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, क्यूब डायगोनल कितनी होती है, √3। ये साइड ए है तो ए हो जाती है, ठीक है। अब आपको तो सेंटर पे निकालनी है, कहाँ निकालनी है, सेंटर के ऊपर। तो सेंटर पे हाफ हो जाएगी ये डिस्टेंस आर। अरे ऐसे करके निकालते हो ना, पहले ये एक स्क्वायर के हिसाब से डायगोनल निकालते हो, ये ए √2a बन जाती है, ठीक है। फिर ये √2a एक साइड बन जाती है इंटू ए, फिर ये पूरा डायगोनल बन जाता है, तो बन जाता है √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, कितनी आ जाती है ये, √3a। तो डायगोनल डिस्टेंस क्यूब की कितनी होती है, √3a। आपको मिड पे चाहिए, सेंटर पे, तो एट मिड आर कितना हो जाएगा आपका, √3/2a, ठीक है। ए बी द साइड ऑफ द क्यूब। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में, के क्यू अपॉन में √3/2a का स्क्वायर। तो के क्यू इसका करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3/2a स्क्वायर, 3/4 हो जाएगा ये। इसको ऊपर ले जाओ तो 4k क्यू 3a का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू द 7th चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ड्यू टू द 7th चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। कर लोगे, तो दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया ये सबको, शायद समझ आ, फिर से बता देती हूँ। अगर सारे कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, इफ वन चार्ज इज रिमूव फ्रॉम द क्यूब देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अगर इस पे पूछेगा तो पूरी डायगोनल ले लेंगे, इस चार्ज की कहानी इस पॉइंट पे पूछेगा तो पूरा डायगोनल आ जाएगा। क्वेश्चन में सेंटर पे पूछा इसलिए मैंने क्या इतना ले लिया, हाफ ले लिया डायगोनल डिस्टेंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, और आर क्या हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस ऑफ डायगोनल। तो इसको पुट कर दो, सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0 डज इट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इज 0, ठीक है। इफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस क्या है आपका, 0 है, तो देन इट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर 0। कन्वर्सली इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन नेट चार्ज इनसाइड इज 0। सोचो एक बार, बताओ मेरे को क्या होगा, बताइए, 2 मिनट के लिए। टोटल चार्ज क्या है, 0। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि टोटल चार्ज क्या है, 0। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। उसने कहा है कि टोटल चार्ज क्या है, 0, तो फाई ई डी एस इज इक्वल टू 0, कि फ्लक्स यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 होने की कंडीशन कोई दूसरी भी हो सकती थी, कि यहाँ पे ये भी हो सकता था ई डॉट डी एस 0 का मतलब, एक तो ये हो गया ई डॉट डी एस 0 का मतलब कि नेट चार्ज क्या हो गया, 0। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या फ्लक्स की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर। मे बी यहाँ पे लिखेंगे मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिकॉज मे बी पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ds सरफेस एंड थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट हो भी सकती है, चार्ज भले 0 है लेकिन फ्लक्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है
फ्लक्स जीरो है, इस बात का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी तब भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन फिर से समझिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तब भी आपका फ्लक्स जीरो, इट मींस नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। तब भी यह पॉसिबल है कि नेट चार्ज क्या हो गया आपका, जीरो। अगर नेट चार्ज जीरो है तब भी आपके पास, तब तो फ्लक्स जीरो होगा ही, तब हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए आपके पास। तो ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल होगी। तो आप कहेंगे नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इज दैट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। क्या है, अगर नेट चार्ज जीरो है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर जीरो। दूसरे पार्ट में क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर जीरो, एवरीवेयर जीरो, देन चार्ज श्योर क्या होगा आपका, जीरो होगा ऑलवेज। तब आपका चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब तो श्योर है कि आपका चार्ज हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। कैरिंग द चार्ज, कैरिंग द चार्ज Q, a small metal sphere carrying the charge Q is located at the center of, is located at the center of a spherical cavity of a spherical cavity in a large uncharged metal sphere, in a large uncharged metal sphere, in a large uncharged metal sphere as shown in figure, used to gauge law, as shown in figure, as shown in figure, used to gauge law, find the flux at the point P1 and P2। ये फिगर आपको एक गिवन है, ये फिगर गिवन है, ये वाली फिगर, ठीक है। ये मेटल स्फीयर के अंदर एक कैविटी है, ये है कैविटी, ये अंदर ये कैविटी है आपकी, कैविटी, ये मेटल स्फीयर है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसके अंदर ये एक पॉइंट है P1 और ये एक पॉइंट है P2 मेटल के अंदर। ये मेटल है, ये जो मैं रीजन दिखा रही हूँ ये सारा मेटल का है आपका, ठीक है। तो दो पॉइंट दे रखे हैं P1 और P2। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P1 एंड P2। ना फ्लक्स निकालना है P1 पॉइंट पे और P2 पॉइंट पे। तो कैसे निकालेंगे, ये Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, Q चार्ज। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले ये मान लेंगे कि जहाँ पे ये P1 चार्ज है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, कल के वीडियो लेक्चर में सेंड करी थी बात आपको कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस क्या करते हैं हम लोग, अज्यूम करते हैं। एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस इज अज्यूम। फॉर दिस कंसेप्ट वी अज्यूम द गॉसियन सरफेस एंड कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करेगी गॉसियन सरफेस में तो उसकी कंडीशन ये है कि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज एनक्लोज होना चाहिए।
नेट चार्ज ऑलवेज अनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो अगर मैं बात करूं P1 पॉइंट की, तो मान लिया कैविटी के अंदर जो P1 पॉइंट है ये R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है O से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अनक्लोज है। यहाँ पे फिर से सुन लो जो मैं बोल रही हूँ कि गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग गॉसियन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हाइपोथेटिकल एक गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करो। शायद पढ़ा नहीं होगा किसी ने, अब इसको मैं फिर भी बता देती हूँ। ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, ये हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। अगर पॉइंट चार्ज है तो सिमेट्री स्फेरिकल होती है गॉसियन सरफेस की, लाइन चार्ज है तो सिमेट्री कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। और सिलेंडर के केस में सिलेंड्रिकल हो जाती है और स्फीयर के केस में स्फेरिकल हो जाती है गॉसियन सरफेस की सिमेट्री। तो ये आपका गॉसियन सरफेस है। इस पॉइंट P पे आप यहाँ पे मान ले सरफेस पे निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यही मान लेती हूँ। ये डिस्टेंस R है, E क्या बन जाएगा, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ से phi इज इक्वल टू E ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ा है हमने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा क्या बना 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो E इंटू एस बन जाएगा ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या बन गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखो यही पढ़ी थी हमने पॉइंट चार्ज के कारण भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज क्या होती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और गॉस लॉ से भी हमने यही निकाल दी। गॉस लॉ का यूज करके हम कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर पाते हैं। इसी तरह इसमें भी एक मेटेलिक स्फीयर है, इसके अंदर एक कैविटी है, खाली है ये अंदर से, ठीक है। जैसे ऐसे अज्यूम करो एक मेटल की सीट है तुम्हारे पास, उसको बीच से थोड़ा काट दो। एक मेटल की सीट है आपकी किसी तरीके की, जैसे मेरे पास कोई पेपर हो, जैसे इसको एक सीट मानो और इसके इतने से पार्ट को मैं मेरे हाथ के इतने से पार्ट को बाहर निकाल दूं, कट कर दूं, खाली हो जाए यहाँ से, तो वो क्या बनेगा, वहां पे कैविटी। कैविटी मतलब खाली है, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे आप क्यू चार्ज रख दिया, उस कैविटी खाली जगह में क्या रखा है, क्यू चार्ज, ठीक है। ये खाली है, ये कोई स्फीयर नहीं है, ध्यान से देखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके। एक पेपर देखो एक बार, ये आपके पास सपोज एक पेपर है, ये एक पेपर है, एक मेटलिक स्फीयर है, ठीक है। अब इसके मैं इतने से पार्ट को कट कर दूं, ठीक है, इतने से पार्ट में कागज नहीं है, यहां से इस कागज को निकाल दूं, तब वो कैविटी बनेगी, तब वो क्या बन जाएगी आपकी कैविटी। वहां पे ये कागज नहीं है, जहां मैंने सर्कल लगाया वहां पे कोई कागज नहीं है, तो मेटलिक सीट है एक तरह से, मेटल है स्फेरिकल फॉर्म में। अब उस स्फेरिकल फॉर्म से थोड़ा सा कट कर, जैसे डिस्क रूप में समझ लो, डिस्क में बीच में होल होता है ना, डिस्क जो होती है उसमें बीच में छोटा सा होल होता है, उसको थोड़ा बड़ा मान लो बस, ठीक है। वो होल क्या कहलाएगा आपका, कैविटी। अब उस होल में एक छोटा सा चार्ज क्यों रखा आपने, और एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट क्या आपका P2 है, ठीक है। तो ये हमने एक मान लेंगे गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकली, तो गॉसियन सरफेस के अंदर एक स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, phi इंटू ई डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। phi इज इक्वल टू ई डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसका एरिया वेक्टर, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस पॉइंट Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर बाहर आएगी, इस सरफेस से मैं दिखाने के लिए बता रही हूँ बाहर, और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, जिसको मैं S कह रही हूँ, A कह दो, S कह दो, ठीक है। तो क्या थीटा क्या बनेगा 0, थीटा क्या हो जाएगा 0। तो क्या बना आपका E ds cos 0 बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये E ds
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एस। एस क्या है, सरफेस एरिया, तो क्यू अपॉन में एक सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई r1 का स्क्वायर, 4 पाई r1 का स्क्वायर इनटू में एस, 4 पाई r1 का स्क्वायर इनटू में एप्सिलॉन नॉट, एस नहीं एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई r1 का स्क्वायर इनटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट स्फीयर ऑफ चार्ज कैरिंग द क्यू सेंटर स्फेरिकल कैविटी अनचार्ज्ड एज शोन, यूज्ड टू गोज लॉ फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट P1 एंड P2। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू तो ये हो जाएगी, यहां से ये फ्लक्स फाई आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स फाई की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, Q इंटू 4 पाई r1 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, नाउ एट द पॉइंट P, नाउ एट द पॉइंट P2। अब P2 पॉइंट किसके अंदर है, मेटल स्फीयर के अंदर है, बिकॉज P2 पॉइंट एग्जिस्ट इनसाइड द मेटल स्फीयर एंड इन द इनसाइड द मेटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इनसाइड द मेटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, जीरो होती है। इसलिए एट P2 पॉइंट, P2 के ऊपर बिकॉज ये लिखो एक बार इसमें, यहां से बिकॉज, यहां लिख लो बिकॉज P2 पॉइंट एग्जिस्ट इनसाइड द metal sphere and inside the metal sphere, inside the metallic sphere, electric field zero always, electric field zero always. So at point P2 आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एट द पॉइंट P1। शायद समझ आ गया होगा सबको, एक बार देख लो फटाफट। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द रिंग, over the surface of the ring, surface of the ring, a sphere of equal radius, ring की रेडियस दे रखी है आपकी r, a sphere of equal radius r, a sphere of equal radius r is constructed with its center, radius r is constructed with its center, with its center of the ring as shown in the figure, of the ring as shown in the figure. Find the electric flux passing through the surface. Find the electric flux passing through the sphere, passing through the sphere. ठीक है, ये आपको एक फिगर दे रखी है, ना भी दे तो आप फिगर खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज में सब कुछ कहा है। ठीक है, कि ये एक रिंग है, लेट अस कंसीडर ए रिंग, ये आपके पास एक रिंग है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, एक स्फीयर दे रखा है।
इसका सेंटर है और इसके सेंटर से पास होता हुआ, इसके सेंटर से पास होता हुआ एक स्फीयर है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एक रिंग है। ये इसके सेंटर से जा रहा है। इसकी अगर आर रेडियस है तो इसकी भी रेडियस कितनी है? आर है। दोनों की रेडियस आर है। ये आपका स्फीयर है और ये आपकी रिंग है। रिंग के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज जो है वो रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। ये भी एक कंपटीशन एग्जाम डीवीएमसी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन ही है आपका ये। फिर से सुन लीजिए, क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस आर। ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट इट्स सेंटर पास थ्रू द रिंग सेंटर। इसलिए जो है रिंग के सेंटर से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, आपने क्या मान लिया, यहां से इसका सेंटर O है और स्फीयर का सेंटर क्या मान लिया? O डैश। दोनों को मिला दो। ठीक है, जब ये डिस्टेंस यहां से रेडियस R होगी तो ये रेडियस भी यहां से कितनी है? R ही है। ठीक है, जब दो डिस्टेंस बराबर है तो तीसरी डिस्टेंस बराबर होगी अपने आप यहां से। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। और ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। सिमिलरली नीचे देख लो, नीचे भी आपका सेम रहेगा। इनको नाम दे दो P, Q। ठीक है, अब यहां से ये जो डिस्टेंस है ये इधर, इस पॉइंट से इधर, और इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी कितना बना? 60 डिग्री। तो रिंग के अंदर जो स्फीयर है, रिंग के अंदर स्फीयर का इतना पार्ट है, टोटल एंगल, इनका नाम लिखो अगर मैं POQ, तो जो ये सरफेस आपका पूरा, ये पूरा एंगल कितना बनना चाहिए था? 180 डिग्री। तो स्फीयर का ये एंगल कितने पार्ट? 180 डिग्री का कितना पार्ट है ये एंगल स्फीयर का रिंग के अंदर? अगर वो कंप्लीट होता रिंग के अंदर तो कितना होता आपके पास? वो 180 डिग्री। अब वो ये इस रिंग के अंदर कितना एंगल बना रहा है? स्फीयर रिंग के अंदर स्फीयर कितना एंगल बना रहा है? रिंग के सेंटर पे 120 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है वो? 120 डिग्री। अरे बात समझ आई या नहीं आई? ये 120 डिग्री जो है आपका, जो ये 120 डिग्री है, ये टोटल एंगल का कितना होगा? ये 120 डिग्री टोटल एंगल का 1/3 होगा। 120 डिग्री एंगल इन ट्राइंगल POO डैश एंड इन ट्राइंगल OO डैश क्यू। क्योंकि जो टोटल एंगल बनेगा रिंग के सेंटर पे, यहाँ पे स्फीयर का, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। अगर ये पूरी रिंग इस सेंटर के स्फीयर से पास होता तो पूरा चार्ज ले लेते। अब इसके इधर से कितना पार्ट रिंग का पास हो रहा है? एंगल कितना बना रहा है वो? 360 डिग्री का 1/3। अरे 360 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइड बाई 360 कितना आया? 1/3। तो टोटल चार्ज का कितना पार्ट एनक्लोज होगा इसके अंदर? Q/3। स्फीयर जो है रिंग में, स्फीयर जो है रिंग में टोटल एंगल का कितना एंगल बना रहा है? 1/3। टोटल एंगल कितना बनना चाहिए था स्फीयर के का? 360। अगर वो कंप्लीट होता तो
लेकिन इस रिंग का अब ये एंगल कितना बनाया उसने रिंग के साथ यहाँ पे 120 डिग्री, और 120 डिग्री इस सेंटर पे पूरे का कितना बना 1/3। तो टोटल चार्ज रिंग का कितना है Q, टोटल चार्ज कितना है Q है इस पूरी रिंग पे, इस पूरी रिंग पे टोटल चार्ज कितना है Q। लेकिन इतने पार्ट में स्फीयर आ गया, ये जो पार्ट है इतना, इस पार्ट में अब क्या आ गया आपका स्फीयर, इतने पार्ट में जो ये स्फीयर आ गया, अब ये स्फीयर टोटल चार्ज का कितना है 1/3, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है टोटल एंगल का 1/3, तो चार्ज कितना बचेगा Q/3। तो अब सिंपल हो गया, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ फाई क्या होता है Q/ε0। तो Q डैश लिखेंगे चार्ज अनक्लोज्ड इन द स्फीयर, चार्ज अनक्लोज्ड इन द स्फीयर कितना होगा Q/3, ठीक है। तो फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा Q/3ε0। तो आंसर कितना आएगा Q/3ε0। इधर लिख देती हूँ, फ्लक्स फाई कितना आ जाएगा Q/3 इंटू ε0, बिकॉज स्फीयर जो है रिंग के सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपका 120 डिग्री का, जो कि टोटल एंगल का कितना है 1/3, और रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, रिंग टोटल एंगल कितना बना सकती है 360, और 360 के अंदर 120 डिग्री का एंगल कितना है किसका, स्फीयर का। रिंग पूरा एंगल कितना बना सकते हैं 360 डिग्री, और उस 360 में से 120 डिग्री का एंगल कितना किसने बना लिया स्फीयर में, तो वो 120 डिग्री मतलब 360 का 1/4। तो टोटल चार्ज रिंग पे कितना है Q, टोटल चार्ज रिंग पे कितना है Q, तो 1/3 चार्ज किस पे आ जाएगा स्फीयर पे, 1/3 चार्ज स्फीयर, चार्ज जो है किसके अंदर आ जाएगा स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर के अंदर चार्ज कितना आ जाएगा 1/3 टाइम्स, ठीक है। इसलिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ द रिंग, 1/3 टाइम ऑफ द रिंग, या फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर इज Q/3ε0। क्लियर। तो ये रिंग है, तो 360 डिग्री एंगल पर रिंग के टोटल 360 डिग्री टोटल एंगल है, इस 360 डिग्री एंगल पर रिंग पर चार्ज कितना है Q चार्ज है, और ये रिंग के सेंटर से एक स्फीयर चला गया, रिंग के सेंटर से क्या पास हुआ एक स्फीयर, और ये रिंग है, ठीक है। अब जो ये रिंग है, अब ये दोनों सेंटर मिला दो इनके, अब ये इस सेंटर से ये रेडियस भी R होगी, और स्फीयर के सेंटर से भी ये रेडियस R है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी। जब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड बराबर है तो तीसरे अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये एंगल 60 डिग्री बना तो ये एंगल भी कितना बनेगा 60 बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। दूसरा नीचे भी सेम यही चलेगा आपका, कि ये एंगल 60 तो ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी कितना बनेगा 60, क्योंकि ये साइड भी R होगी और ये साइड भी कितनी होगी R होगी। तो जो आपके पास रेड वाला मार्कर जो मैं चला रही हूँ, जहां पे देखो ये स्फीयर है, ये रेड वाला मार्कर जहां जहां चल रहा है ये स्फीयर है, ठीक है। तो रिंग के अंदर स्फीयर का इतना पार्ट आया, ये रिंग के अंदर स्फीयर का इतना पार्ट है, ठीक है। या मैं ये कहूं कि जो रिंग है वो स्फीयर के इतने पार्ट के अंदर, जहां ये रेड है वो सारा पार्ट रिंग का है, किसके अंदर स्फीयर के अंदर, ठीक है। इसी तरह ये वाला सरफेस स्फीयर का किसके अंदर है रिंग के अंदर, ठीक है। अब ये रिंग के टोटल सरफेस पे एंगल कितना बना रहा है चार्ज Q, तो ये जो स्फीयर ये एंगल जो बना रहा है, स्फीयर सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 120 डिग्री बना रहा है। स्फीयर मेक एन एंगल, स्फीयर मेक्स एंगल 120 डिग्री इन द रिंग, ठीक है। तो ये 120 डिग्री एंगल 360 का कितना है 120 डिग्री एंगल
क्यू डैश चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, Q/3। तो फ्लक्स अनक्लोज इन द स्फीयर कितना हो जाएगा, फ्लक्स पासेस थ्रू द स्फीयर कितना हो जाएगा, Q/3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्फीयर के अंदर जो चार्ज अनक्लोज है वो कितना है, Q/3। इसलिए स्फीयर में जो फ्लक्स पास होगा वो कितना पास होगा, 1/3